अटैक, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। DOS, पता है क्या होता है ये? डिनायल ऑफ सर्विस। डिनायल का मतलब क्या होता है ये बताओ मुझे। डिनायल करना मतलब मना करना। तो नाम से क्या समझ में आ रहा है, क्या करेंगे? हाँ हाँ, रोकेंगे। मतलब क्या होते हैं कि जो हैकर्स होते हैं या फिर अटैकर्स होते हैं, वो एक नेटवर्क ट्रैफिक क्रिएट कर देते हैं। आपने कई बार देखा होगा, आप कोई कोई साइट खोल रहे हो तो वहाँ पे DOS लिखा आ जाता है, डिनायल ऑफ सर्विस, मतलब आप वो साइट वेबसाइट खोल ही नहीं सकते। ठीक है। और एक और चीज लिखी आती है, ये तो डिनायल ऑफ सर्विस है। एक और चीज लिखी होगी, एरर 404 फाउंड, तो छोटा सा लिखा रहता है HTTP एरर 404 फाउंड। जितना लिख रही हूँ याद से देख लो, है ना, कि कौन सा एरर है। ठीक है, कौन सा एरर है? जब मतलब एरर 404 नॉट फाउंड, मतलब जब कोई हमको फाइल नहीं मिलती है, नॉट फाउंड के लिए जो एरर आता है वो 404 है। ठीक है, याद रखना अच्छे से, 404 है। ठीक। अब ये डिनायल ऑफ सर्विस भी ऐसा होता है कि जब जो याद रखना बस कि वो 404 है, बस इतना याद रखना। फाइल नॉट फाउंड मतलब 404 वाला होता है। सेम डिनायल ऑफ सर्विस में भी यही है कि अटैकर्स क्या करते हैं कि एक नेटवर्क ट्रैफिक क्रिएट कर देंगे, आपको वेबसाइट एक्सेस करनी है तो आप नहीं कर पाओगे, वहां पे आ जाता है DOS। ठीक है, चलो इसमें लिख लेना। डिनायल ऑफ सर्विस एक प्रकार का साइबर अटैक होता है जिसमें अटैकर किसी सर्वर जिसमें अटैकर किसी सर्वर, वेबसाइट या नेटवर्क को जिसमें अटैकर किसी सर्वर, वेबसाइट या नेटवर्क को इतना ज़्यादा ट्रैफिक या रिक्वेस्ट भेज देता है, इतना ज़्यादा ट्रैफिक या रिक्वेस्ट भेज देता है कि लेजिटिमेट यूज़र मतलब जो लीगल यूज़र है, जैसे हम लोग हैं, ठीक है, लेजिटिमेट यूज़र उस सर्विस का इस्तेमाल नहीं कर पाते। हाँ, डिनायल ऑफ सर्विस एक प्रकार का साइबर अटैक होता है जिसमें अटैकर किसी सर्वर, वेबसाइट या नेटवर्क को इतना ज़्यादा ट्रैफिक या रिक्वेस्ट भेज देता है कि लेजिटिमेट यूज़र उस सर्विस का इस्तेमाल नहीं कर पाते। ठीक है, तो DOS एक प्रकार का साइबर क्राइम है जिसमें जो अटैकर होगा, जो भी हैकर होगा, वो नेटवर्क ट्रैफिक क्रिएट कर देगा, या तो इतनी रिक्वेस्ट भेज देगा सर्वर पर कि सर्वर फिर हमारी जो सर्विस है, मतलब हमको ही सर्विस नहीं देगा, और DOS लिखा आ जाएगा, डिनायल ऑफ सर्विस। ठीक है, इसमें इंग्लिश में लिख लेना, इट इज़ अ टाइप ऑफ साइबर अटैक। लेजिटिमेट मतलब जो लीगल यूज़र होते हैं ना, उसमें लिख दो सही यूज़र, मतलब जो हम यूज़र है। लेजिटिमेट मतलब होता है लीगल यूज़र मतलब जो लीगली हम यूज़र है ना। इलीगल वाले कौन हो जाएंगे? हैकर वगैरह, है ना, जो ब्लैक हैट हैकर या फिर क्रैकर से, वो इलीगल होते हैं। लीगल हम लोग हैं, मतलब जो भी यूज़र है, जो भी लीगल काम कर रहे हैं, वो लेजिटिमेट यूज़र्स कहलाएंगे। ठीक है, तो ब्रैकेट में लीगल लिख लेना, या तो वैध, वैध लिख दो उसको, वैध। वैध ही होता है, क्या होता है? वैध होता है ना, अवैध और वैध। ठीक, इंग्लिश में लिखिए, इट इज़ अ टाइप ऑफ साइबर अटैक एन अटैकर in which an attacker tries to make a computer system, server, website or network unavailable to legitimate user, अब ये जो डिनायल ऑफ सर्विस अटैक है, ठीक है, वो एक ही सिस्टम से वो इतना ट्रैफिक क्रिएट कर देंगे,
एक और होता है डीडीओएस। डीडीओएस के बारे में सुना है क्या? डीडीओएस जो है वो डीओएस का डिस्ट्रीब्यूटेड डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, वो डीओएस का ही एक बड़ा वर्जन है। उसमें क्या होता है, डीओएस में क्या करते हैं, है ना, जो हैकर है वो एक ही सिस्टम से, एक ही कंप्यूटर सिस्टम है जिससे ट्रैफिक क्रिएट कर देंगे। यहाँ पे मल्टीपल सिस्टम्स यूज होते हैं डीडीओएस में। ठीक है, तो नेक्स्ट लिख देना डीडीओएस। इसका बता रही हूँ फुल फॉर्म, डिस्ट्रीब्यूटेड, डीडीओएस लिखना, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस, इसमें लिख दो आगे अटैक फ्रॉम मल्टीपल सिस्टम। अनेक, क्या बोलेंगे इसको, मल्टीपल को बहुत सारे सिस्टम से अटैक होगा। ठीक है, और इसमें लिख देना डीओएस में एक लिख देना कि एक ही सिस्टम से अटैक होता है। एक ही, यहाँ जो ऊपर लिखा हुआ है एक ही सिस्टम से अटैक है, और यहाँ पे लिख सिस्टम से अटैक होगा। ठीक है, मल्टीपल सिस्टम से अटैक होगा। इसीलिए जो डीओएस अटैक होता है ना, डिनायल ऑफ सर्विस, उसको ब्लॉक भी कर सकते हैं, मतलब इजीली ब्लॉक कर किया जा सकता है। लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस, अब इतने सारे सिस्टम से वो ट्रैफिक क्रिएट कर रहे हैं, मतलब ट्रैफिक बहुत ज्यादा क्रिएट हो गया, डिनायल ऑफ सर्विस, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस लिखा आ गया, उसको हटाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। डीओएस को हटा सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं, इसको नहीं कर सकते, मतलब किया तो जा सकता है लेकिन टफ होता है। ठीक है तो एक तरीके का ये साइबर अटैक होगा। चलो, इतना ही था साइबर सिक्योरिटी में। अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पेगासस क्या था? पेगासस क्या था? क्या था पेगासस? सर्च इंजन, माइक्रोसॉफ्ट, क्या क्या है ये? स्पाईवेयर था ना पेगासस, बताया था मैंने। स्पाईवेयर क्या करता है? जासूसी के लिए जो साइबर क्राइम यूज, मतलब साइबर तरीके से जिस जासूसी की जाती है वो स्पाईवेयर होते हैं। तो पेगासस मतलब एक फेमस स्पाईवेयर था। पेगासस का एक और नाम है, मैं वो लिखवा रही हूँ। ठीक है, कुछ कुछ फैक्ट्स है, एक काम करो, ये कंप्लीट हो गई यूनिट, ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स करके मैं कुछ कुछ फैक्ट्स लिखवा देती हूँ जो एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो हेडिंग डालना इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, महत्वपूर्ण तथ्य, मतलब जो इस यूनिट से रिलेटेड है वो कुछ लिख लेते हैं, वन लाइनर जैसे। देखो, पेगासस का दूसरा नाम है, पेगासस को और क्या बोला जाता है, लिख लेना, क्यू सूट। क्यू सूट या फिर सुइट, क्या बोलते हैं, क्यू सूट। सुइट नहीं बोलेंगे, ई लिखा रहता तो सुइट बोलते, क्यू सूट लिख दो, QSUIT, पेगासस का दूसरा नाम है। QSUIT। ठीक है, क्यों ये मैं इसलिए लिखवा रही हूँ क्योंकि ये आ चुका है कि इसका और एक नाम क्या है, एक और नाम लिख दो, ट्राइडेंट। ट्राइडेंट, ट्राइडेंट। एक्स्ट्रा पेन है क्या, देना ना। ठीक है, थैंक यू। ट्राइडेंट लिख लेना, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। ठीक है, क्यू सेट का आया था, क्यू सूट का आया हुआ है, अगर ट्राइडेंट भी आ सकता है। नेक्स्ट लिखना, अच्छा मैंने एक बताया था ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन कैसी करेंसी होती है, क्रिप्टो करेंसी, उसमें कैसे कॉइन्स यूज होते हैं, बिटकॉइन, तो ये क्वेश्चन भी आया है। नेक्स्ट लिख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो, मतलब नेक्स्ट फैक्ट लिख लेना, ब्लॉकचेन टेक्निक, डायरेक्ट लिखो ब्लॉकचेन टेक्निक। टेक्निक, ब्लॉकचेन टेक्निक जो है कैसी टेक्निक है,
ये क्रिप्टो करेंसी है, ठीक है, तो क्रिप्टो करेंसी लिख देना। और बिटकॉइन इज यूज्ड, तो बिटकॉइन, बिटकॉइन यूज होता है, ठीक है। मतलब बिट ब्लॉकचेन टेक्निक जो है क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन से संचालित होती है। बस ये दो फैक्ट याद रखना है इसमें, ये क्वेश्चन आया हुआ है इसीलिए बता रही हूँ, जो भी प्रीवियस ईयर आए हैं वो लिखवा रही हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट लिखना, अच्छा डेटा इंक्रिप्शन क्या होगा? जो डेटा को हम बदल देते हैं किसी और कोड में, वो डेटा इंक्रिप्शन होगा, इसको नहीं लिखते, ठीक है। हाँ, डेटा इंक्रिप्शन में ये बताओ, कल मैंने बताया था एक जनरल टेक्स्ट था, एक प्लेन टेक्स्ट या फिर जनरल टेक्स्ट था, वो किस टेक्स्ट में कन्वर्ट हो रहा था? सिफर या फिर साइफर टेक्स्ट में हो रहा था ना कन्वर्ट। तो ये भी पूछा जा सकता है कि जिसमें जो प्लेन टेक्स्ट या फिर जनरल टेक्स्ट है वो साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? तो इनक्रिप्शन बोलते हैं, या फिर इनक्रिप्टेड फॉर्म, ठीक। फायरवॉल तो हमने पढ़ा है ना। साइबर सिक्योरिटी के वो बताओ मुझे, कंपोनेंट्स कौन से थे? साइबर सिक्योरिटी के जो कंपोनेंट्स पढ़े थे हमने। हाँ, घटक घटक, हाँ। गोपनीयता, गोपनीयता मतलब कॉन्फिडेंशियलिटी, अवेलेबिलिटी, इंटीग्रिटी, हाँ, गैर परित्याग, नॉन रेप्यूडिएशन, एक्सेस कंट्रोल, और एक क्या था? हाँ, नॉन रेप्यूडिएशन हो गया, ऑथेंटिकेशन, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। ये छो को याद रखना, क्योंकि पूछ सकता है इनमें से क्या साइबर सिक्योरिटी का कंपोनेंट नहीं है, ठीक है। और एक सेकेंड, हमने एक दिन आईटी एक्ट पढ़ा था, ठीक है। आईटी एक्ट कब आया है? 2000 में, ठीक है। आईटी एक्ट के अंतर्गत आप लोग ने सुना था कि 2020-21 के टाइम में चाइना के कुछ एप्स थे, जैसे ये टिकटॉक वगैरह, इनको बैन कर दिए। तो एक फैक्ट लिख लो कि जो आईटी एक्ट है इसके सेक्शन 69A के अंतर्गत चाइना के एप्स को बैन किया गया है। 69A आईटी एक्ट जो है, सबसे पहले लिखना आईटी एक्ट कब का है? 2000 का है, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी और जितने भी आईटी के रूल्स होंगे इसी में आए। तो इसका जो सेक्शन 69A है, इसने चाइना के एप्स को बैन किया, इसके अंतर्गत चाइना के एप्स बैन हुए, ठीक है। एग्जाम्पल लिखना है तो लिख दो टिकटॉक, टिकटॉक बंद हुआ तो फिर इंस्टाग्राम चालू हो गई, यूट्यूब के शॉर्ट्स में भी, सब जगह। हाँ, और ये जो आईटी एक्ट था इसको इंडिया में प्रमोद महाजन ने इंट्रोड्यूस किया था, प्रमोद महाजन, प्रमोद महाजन ने आईटी एक्ट इंट्रोड्यूस किया था, मतलब नहीं, प्रस्तावित तो प्रपोज्ड होता है ना, लेकर आए थे, आईटी एक्ट लेकर आए थे प्रमोद महाजन। बाकी तो ठीक है। सर्न का फुल फॉर्म क्या था? यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, ठीक है। चलो यहाँ पे ये वाला कंप्लीट हो गया है, कुछ और मिलेगा तो अपने हिसाब से ऐड कर दो। मैक्सिमम चीज़ें मैंने कोशिश की है कि मैंने इसमें कवर कर दूँ। बाकी अब नई हेडिंग डालना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, एआई। एआई, बताओ एआई के बारे में क्या जानते हैं, क्या है एआई? सबसे पहले तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है एआई। आई लाइक इट। चलो। चलो, क्या है बताओ, समझाओ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? हाँ, मानव ने बनाया, वैसे तो जितनी भी टेक्नोलॉजी आती है तो बनाते तो सब मानव ही है।
हाँ हाँ लिख सकते हो बिल्कुल, लेकिन ये थोड़ा उल्लू बनाने वाला काम हो जाएगा। उसकी डेफिनेशन बताओ एग्जैक्ट, आपको पूछ लिया कि क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्या बोलोगे? हाँ, उसमें क्या होता है? एक तरीके का कंप्यूटर सिस्टम है, ठीक है, जिसमें एक तरीके की टेक्निक है जिसमें कंप्यूटर सिस्टम को ऐसे तैयार किया जाता है कि वो ह्यूमन की तरह बिहेव करे, ह्यूमन की तरह हमको चीजें करके दे, है ना, बिहेव एज अ ह्यूमन। वो है एआई। ठीक है, इसके लिए एक टेस्ट होता है। कौन सा टेस्ट होता है? ट्यूरिंग टेस्ट। किसके द्वारा लेकर आया गया था? एलन ट्यूरिंग। एलन ट्यूरिंग ने और भी कुछ किया था क्या? मॉडर्न कंप्यूटर के जनक बोला जाता है। ठीक है, तो चलो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो यही लिख लो, डेफिनेशन ऑफ एआई। इसकी डेफिनेशन लिखते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। सबसे पहले डेफिनेशन लिखते हैं, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर विज्ञान की वह शाखा है, कंप्यूटर विज्ञान की वह शाखा है, मतलब एक कंप्यूटर सिस्टम होगा, मशीन होगी जो इंसानों की तरह सोचेगी, काम करेगी, है ना, बिहेव करेगी, वो एआई है। अब उसके बहुत सारे वर्जन्स होते हैं, टाइप्स होते हैं, वो बात अलग है, लेकिन जनरली अगर किसी ने पूछ लिया डेफिनेशन क्या है तो यही है ना। चलो इसमें लिखना, एआई कंप्यूटर विज्ञान की वह शाखा है जिसमें मशीनों या कंप्यूटर सिस्टम को, जिसमें मशीनों या कंप्यूटर सिस्टम को इंसानों की तरह, इंसानों की तरह सोचने, सीखने और निर्णय लेने की क्षमता दी जाती है। इंसानों की तरह सोचने, सीखने और निर्णय लेने की क्षमता दी जाती है। इंग्लिश में लिखिए, एआई इज अ ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस, artificial intelligence is the branch of computer science that focuses on creating machines or software, creating machines or software that can think, that can think, learn, think फिर learn and make decisions like human, and make decisions like humans। हाँ, एआई कंप्यूटर विज्ञान की वह शाखा है जिसमें मशीनों या कंप्यूटर सिस्टम को इंसानों की तरह सोचने, सीखने और निर्णय लेने की क्षमता दी जाती है। ठीक है, पापा कौन इसके? जॉन मैकार्थी। चलो, और इंडिया में कौन कौन? रेड्डी तो है, कौन से रेड्डी है? राजगोपाला रेड्डी। ठीक है, आर आर रेड्डी। अरे आर 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 है ना, राज नहीं, आर जी आर। राजगोपाल कहाँ है? एक ही, दो आर है, राजगोपाल रेड्डी, आर आर। ठीक है, तो इसके फादर कौन है? जॉन मैकार्थी। एक काम करो, फादर बाद में लिखना, टाइमलाइन बना लेते हैं कि कैसे एआई का विकास हुआ। तो ऐसे लिख देना टाइमलाइन, टाइमलाइन। हिंदी में भी वही लिखो, टाइमलाइन, कि एआई कैसे आया। देखो इसके बाद हमको रोबोटिक्स पढ़ना है, तो रोबोट वाला पोर्शन मैं पूरा अलग से बताऊंगी। अगर मैंने बोल दिया कि एआई जो है, मतलब हर रोबोट एआई होगा, ध्यान से सुनना, हर रोबोट एआई होगा या हर एआई रोबोट होगा, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? हर रोबोट एआई होगा लेकिन हर एआई रोबोट नहीं होगा। ठीक है, तो एआई मतलब रोबोट जो है वो एआई का ही पार्ट है। ठीक है, तो इसके बाद मैं सारा रोबोट पढ़ाऊंगी, लेकिन अभी सिर्फ हम एआई वाले जितने भी फैक्ट्स है और चीजें हैं हम एआई वाला देखेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट लिखना 1943 में, पहली टाइमलाइन में सबसे पहले लिखो 1943। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो जिस नेटवर्क पे काम करता है उसको क्या बोलते हैं? एक नेटवर्क होता है न्यूरल नेटवर्क। सॉल्व किए क्वेश्चन, कहीं सुना है न्यूरल नेटवर्क के बारे में? आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। ठीक है, तो 1943 में सबसे पहली बार न्यूरल नेटवर्क का कॉन्सेप्ट आया। तो पहला पॉइंट लिखना, पहली बार, फॉर द फर्स्ट टाइम, फॉर द फर्स्ट टाइम concept of neural network was introduced, concept of neural network
न्यूरल नेटवर्क, हिंदी में भी न्यूरल नेटवर्क ही लिखना, क्योंकि वो आपके ऑप्शन में न्यूरल नेटवर्क ही लिखा आता है ना। न्यूरल नेटवर्क का कॉन्सेप्ट आया, इसी कॉन्सेप्ट पे, इसी नेटवर्क के कॉन्सेप्ट पे एआई पूरा काम करता है ना। डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग वो सब ठीक है, लेकिन नेटवर्क न्यूरल नेटवर्क होगा। इसके भी फाउंडर है एक, तो उसका उनकी स्पेलिंग, एक सेकेंड, इसके फाउंडर लिखना कौन किस कौन लेकर आए थे। एक है पिट्स, एक तो पिट्स है, ठीक है, और दूसरे हैं वॉरेन, अब मकुलॉच करके स्पेलिंग है, वो उनका मैं प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रही हूँ, स्पेलिंग है वॉरेन, MCCUOOCH, क्या पढ़ोगे इसको, मैकलॉच, मैकलॉच है ना। तो वॉरेन, मैकलॉच और पिट्स, ये न्यूरल नेटवर्क का कॉन्सेप्ट लेकर आए थे। तो पिट्स और मैकलॉच से याद रख लो, न्यूरल नेटवर्क, पिट्स और मैकलॉच, मैकलॉक या मैकलॉच, जो प्रोनाउंस करना है अपने हिसाब से कर लो, ठीक है। कुछ और रख दो, लेकिन नाम तो ये, ठीक। उसके बाद 1950 में ट्यूरिंग टेस्ट होता है। ट्यूरिंग टेस्ट क्या है ये मैं आगे बताऊंगी, लेकिन अभी सिर्फ टाइमलाइन लिखो, ठीक है। 1950 में कौन लेकर आएंगे ट्यूरिंग टेस्ट, एलन ट्यूरिंग, तो ठीक है, फिर लिख देना ट्यूरिंग टेस्ट इन 1950, किसके द्वारा, एलन ट्यूरिंग। नाइनटीन फिफ्टी में ट्यूरिंग टेस्ट एलन ट्यूरिंग के द्वारा, बस इतना सुन लो। ट्यूरिंग टेस्ट में ये होता है कि एक टेस्ट होगा और मशीन की वो क्षमता देखी जाती है कि वो ह्यूमन की तरह बिहेव कर सकते हैं कि नहीं। टेस्ट कैसे होगा वो मैं आगे समझाऊंगी, ठीक है। तो वही चेक करने के लिए कि कौन सी डिवाइस एआई डिवाइस है, उसके लिए ट्यूरिंग टेस्ट आया 1950 में एलन ट्यूरिंग के द्वारा। अब नेक्स्ट लिखना 1956, जॉन मैकार्थी, जॉन मैकार्थी, जॉन मैकार्थी की स्पेलिंग यही है ना, MCCARTHY, MC, एक तो एक बड़ा सी एक छोटा, जॉन मैकार्थी, ठीक है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ड लेकर आए, इसीलिए इनको फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिख देना इसी में, इन्होंने एआई शब्द को डिफाइन किया है, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ एआई बोला जाता है, फादर ऑफ एआई। जॉन भी आ गए हैं पहले, वैसे सबको ही पता होता है, जिसने भी थोड़ा बहुत भी एआई और सिलेबस पढ़ के गए हो, अगर पेपर में बिना पढ़े गए हो तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो क्या पढ़ा हमने, सबसे पहले तो न्यूरल नेटवर्क, जिस नेटवर्क पे एआई काम करता है उसका नाम है न्यूरल नेटवर्क। उसकी नींव रखी गई कब, 1943 में। कौन कौन थे, पिट्स और मैकलॉक, ठीक है, मैकलॉक या मैचलॉक जो भी है। फिर ट्यूरिंग टेस्ट आया, ट्यूरिंग टेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो एलन ट्यूरिंग लेकर आए, डेट याद रखना, मतलब ईयर 1950। फिर है जॉन मैकार्थी, क्योंकि वो उसके फादर है इसीलिए डेट याद रखनी पड़ेगी 1956, उन्होंने एआई शब्द का की डेफिनेशन दी, परिभाषित किया, ठीक है, इसीलिए उनको फादर ऑफ एआई बोला जाता है। नेक्स्ट लिखना, अच्छा एआई के लिए एक लैंग्वेज होती है, पाइथन है, ये सब तो है ही, जावा, पाइथन और लिस्प। मेन था 1958 में लिस्प लैंग्वेज आई थी, ठीक है। लिस्प का फुल फॉर्म बताया था मैंने, लिस्ट प्रोसेसिंग, ठीक है। तो लिखना जॉन मैकार्थी ने, जॉन लिस्प लैंग्वेज, जॉन ने लिस्प भाषा का विकास किया, जॉन मैकार्थी डेवलप्ड लिस्प, LISP, ठीक है। ये लैंग्वेज, इसका फुल फॉर्म है लिस्ट प्रोसेसिंग, इसका फुल फॉर्म भी आ सकता है कि लिस्प का फुल फॉर्म क्या है,
ठीक है, आप लोग LISP से बड़ा फुल फॉर्म ढूंढोगे, ऐसा नहीं है। लिस्ट प्रोसेसिंग, जैसे हमने ISOC, आईसॉक का फुल फॉर्म क्या था? इंटरनेट सोसाइटी, है ना। लिस्प भाषा है, जॉन मैकार्थी लेकर आए 1958 में। अच्छा, ये जो जॉन मैकार्थी ने AI को डिफाइन किया था, यहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, कॉन्फ्रेंस का नाम था डार्ट माउथ कॉन्फ्रेंस। ठीक है, कभी पूछ लिया इसीलिए लिख देना डार्ट माउथ, DARTMOUTH, डार्ट माउथ। इसको बड़ा करूँ थोड़ा सा, ये देखो डार्ट माउथ, ठीक है, डार्ट माउथ कॉन्फ्रेंस। डार्ट माउथ कॉन्फ्रेंस में AI की डेफिनेशन दी किसने? जॉन मैकार्थी ने, इसीलिए उनको फादर बोला जाता है। अब सब कुछ आ गया, फादर है, डेफिनेशन दी, सब कुछ। कभी पूछ लिया कि कौन सी कॉन्फ्रेंस में बोला था, तो डार्ट माउथ कॉन्फ्रेंस थी। और लिस्प लैंग्वेज कब लेकर आए? 1958 में, ठीक है। अब नेक्स्ट ईयर लिखना 1981। 1981 1981 में ये हुआ था कि जापान में, देखो फिफ्थ जनरेशन चालू हो जाएगा, कंप्यूटर की पीढ़ियां पढ़ी हमने, फिफ्थ जनरेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो इस टाइम में क्या था कि जापान ने AI का डेवलपमेंट स्टार्ट कर दिया 1981 में। ठीक है, तो लिख देना फिफ्थ, पांचवी पीढ़ी का, ऐसा लिख दो, जापान ने AI का डेवलपमेंट स्टार्ट किया, जापान स्टार्टेड AI डेवलपमेंट। टेक्नोलॉजी में सबसे पहला AI मतलब जापान ही होता है ना, जापान चाइना जैसे कंट्रीज। फिर लिखना 1997। 1997 1997 में एक रोबोट रहता है डीप ब्लू। ठीक है, डीप ब्लू ने चेस के गेम में गैरी कैस्पेरो, एक चेस के प्लेयर थे, उसको हरा दिया था, इसीलिए 1997 का डीप ब्लू इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा लिखो, डीप ब्लू, डीप ब्लू ने, डीप ब्लू एक रोबोट था, डीप ब्लू, डीप ब्लू ने गैरी, GARRY, गैरी कैस्पेरो, कैस्पेरो ROV को चेस में हराया। डिफिटेड, डीप ब्लू डिफिटेड गैरी कैस्पेरो इन चेस। रोबोट था, IBM कंपनी ने बनाई थी, उसने गैरी कैस्पेरो, एक फेमस चेस के प्लेयर थे, ठीक है, उनको हरा दिया था। ठीक है, तो AI की देन है वो भी। नेक्स्ट लिखना, अब ये टाइमलाइन कंप्लीट हुई, इसमें कुछ और फैक्ट लिख लो। इंडिया के फादर कौन है, मतलब AI वाले कौन है, अभी पढ़ा था हमने, राजगोपाला रेड्डी। ठीक है, तो फादर ऑफ AI इन इंडिया, फादर ऑफ AI इन इंडिया लिखना राजगोपाला रेड्डी, राजगोपाला रेड्डी, राजगोपाला रेड्डी। AI के फायदे नुकसान तो नहीं पढ़ने हैं, अपने हिसाब से लिख देना, ये तो फायदे क्या होंगे, नुकसान क्या होंगे, क्या। हाँ, बस वैसे ही, उससे ही थोड़ा मैच करते करते लिख देना, गूगल में सर्च कर लेना, अपने नोट्स में सेम ही है। क्या होंगे फायदे? जानकारी मिलती है, इजीली काम होता है, जैसे ChatGPT, गूगल जेमिना, ये सब क्या है, ये सब AI का ही तो है ना। ठीक है, वॉइस असिस्टेंट, एलेक्सा, सीरी, सब AI है। एजुकेशन में हेल्प करेगा, एंटरटेनमेंट में हेल्प करेगा, जो भी इंटरनेट के एडवांटेज होंगे सबको AI में लिख देना। और भी उसके एक्स्ट्रा वर्जन्स जो है, मतलब और भी इंपॉर्टेंस जो लिख सकते हो। और डिसएडवांटेज क्या होंगे? मिसयूज हो रहा है, ठीक है, कई बार तो हम ChatGPT ये सबसे अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करने लगते हैं, वो बात करता है पूरे वैसे ही बात करता है। अगर आपने एक बार भी उसमें डाल दिया है कि उसको ये भी, चलो ठीक है, ये पता है कि PSC VSC की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ तक ठीक है। कई बार वो
मतलब वो सारी चीज जानने की कोशिश करता है, कई बार तू बोल देता है। एक दिन ऐसे ही मैं कुछ सर्च कर रही थी, तो मैंने फ्रेंडली वे में पूछ लिया, उसने बोला तूने मत बोलो तो फिर वो बोलता है कि सॉरी आपको बुरा लग गया तो, मतलब वो एकदम ह्यूमनॉइड तरीके से ही बात करता है, मानव के तरीके से ही बात करता है, तो इसका मिसयूज भी हो सकता है ना। फिर और क्या, हम लोग ज्यादा डिपेंडेंट हो रहे हैं मशीन्स पर, ये भी एक तरीके की डिसएडवांटेज हो जाएगी। ये अपने हिसाब से लिख देना, ठीक है, मैं लिखवा नहीं रही हूँ। नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं अब हम। हेडिंग डालना ट्यूरिंग टेस्ट। ट्यूरिंग टेस्ट क्या है ये बताती हूँ मैं। ये सब जो हमने कल डीप फेक वगैरह पढ़ा था, साइबर क्राइम के तरीके, एआई से ही पॉसिबल हो रहा है वो सब, है ना। चलो, किसके द्वारा कब आया ट्यूरिंग टेस्ट? 1950 बाय एलन ट्यूरिंग, पहला पॉइंट लिख देना इसमें फिर से। 1950 बाय एलन। इससे क्वेश्चन आया है एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2024 में आया है शायद, 24 है 23 है, मैं थोड़ा भूल गई हूँ, 24 ही है। ट्यूरिंग टेस्ट का एक और नाम क्या है? अगर किसी ने पीवाईक्यू लगाया हो तो पता होगा। इमिटेशन गेम, ठीक है, तो इसका एक और नाम लिख दो, इमिटेशन गेम। अदर नेम इमिटेशन गेम। इमिटेशन का मतलब होता है नकल करना, इसका दूसरा नाम है इमिटेशन गेम। हम्म, ट्यूरिंग टेस्ट का दूसरा नाम है। देखो ट्यूरिंग टेस्ट में क्या होता है, तीन कंपोनेंट होते हैं ट्यूरिंग टेस्ट में। एक होगा, एक तो सबसे पहले जज होगा, ठीक है, उसको बोलते हैं ह्यूमन क्या बोलेंगे, इंटरोगेटर, ठीक है, इंटरोगेटर, ठीक है, मतलब ह्यूमन जज, वो ह्यूमन जज है, वो मानव है, वो मशीन नहीं है। दूसरा होगा मशीन, ठीक है, और तीसरा होगा एक दूसरा ह्यूमन रिस्पॉन्डर, ठीक है। अब कंपटीशन हो रहा है, मतलब देखा जा रहा है मशीन और ह्यूमन रिस्पॉन्डर के बीच में। ह्यूमन इंटेरोगेटर क्या करेगा, एक टेक्स्ट देगा, टेक्स्ट के फॉर्म में एक क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। अब उसको ये नहीं पता कि मशीन कौन सी है और रिस्पॉन्डर मतलब मानव कौन सा है, मशीन कौन सी है और ह्यूमन कौन सा है। उसने एक क्वेश्चन दिया और वो ये देखेगा कि दोनों में से कौन ज्यादा ह्यूमन के तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहा है, ठीक है। अगर वो मशीन, उसको ये नहीं पता है कि मशीन कौन सी मानव कौन सा है, अगर वो मशीन ह्यूमन के तरीके से रिस्पॉन्ड कर पा रही है ज्यादा अच्छे से, तो फिर वो ट्यूरिंग टेस्ट को पास कर लेती है। इसीलिए ट्यूरिंग टेस्ट लेकर आए थे, देखने के लिए कि मानव मतलब जो मशीन है वो मानव के जैसे एक्ट कर रही है कि नहीं, ह्यूमन के जैसे एक्ट कर रही है कि नहीं। तो इसमें तीन चीज रखी गई थी, एक तो था ह्यूमन इंटेरोगेटर, ट्विस्ट ऑफ टंग, ठीक है। इसने क्या किया, हाँ, इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो टेक्स्ट के फॉर्म में ही पूछे जाते हैं, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि वॉइस के फॉर्म में, वीडियो के फॉर्म में, या फिर टेक्स्ट के फॉर्म में। तो टेक्स्ट के फॉर्म में उसने एक क्वेश्चन पूछा, उसने क्वेश्चन पूछ लिया, कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है, टेक्स्ट लिख दिया टेक्स्ट के फॉर्म में, मतलब टेक्स्ट को क्या बोलेंगे, लिखित फॉर्म में, ठीक है। उसने एक क्वेश्चन पूछा, अब यहाँ पे एक है ह्यूमन, ये नाम याद रखना, ये सब चीज पूछ सकते हैं, ह्यूमन रिस्पॉन्डर, और दूसरा इधर है मशीन, ठीक है। अब मशीन और ह्यूमन रिस्पॉन्डर क्या करेंगे, उसके द्वारा पूछे गए क्वेश्चन को, यहाँ पे लिख दो क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, उसके द्वारा पूछे गए क्वेश्चन को रिप्लाई करेंगे, ठीक है। किस फॉर्म में करेंगे, फिर से टेक्स्ट के फॉर्म में। फिर जो ह्यूमन जज है, इसको ही जज भी बोला जाता है क्योंकि ये जज ही तो कर रहा है ना। अब ये देखेगा कि इन दोनों में से क्या मशीन जो है, उसको ये नहीं पता मशीन कौन है ह्यूमन कौन है, लेकिन वो ये देखेगा कि क्या मशीन ह्यूमन की तरीके से रिस्पॉन्ड कर पा रही है, उस क्वेश्चन का आंसर दे पा रही है, और अगर दे पा रही है तो फिर वो ट्यूरिंग टेस्ट पास कर लेगी, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आंसर सही ही होना चाहिए, देखो ह्यूमन गलत भी हो सकता है ना, गलत भी हो सकता है कि गलत होते हैं, ठीक है।
उसको बस ये चेक करना है कि वो जो मशीन है वो ह्यूमन के तरीके से सोच पा रही है कि नहीं। उसने अगर बोल दिया 4+3, ट्यूरिंग टेस्ट डबल से बता दीजिए, ठीक है। अब ध्यान से सुनना इधर। ट्यूरिंग टेस्ट हुआ 1950 में एलन ट्यूरिंग द्वारा, ये देखने के लिए कि एआई क्या होता है। सबसे पहले बताओ एआई क्या होता है। हम ये देखते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। मतलब हम ये देखते हैं कि एक मशीन जो है वो ह्यूमन की तरह बिहेव कर पा रही है या नहीं, ठीक है। एआई यही है, मतलब आसान भाषा में एआई यही है कि एक मशीन को ह्यूमन की तरह सोच, मतलब वो सोच सकती है कि नहीं, बिहेव कर पा रही है कि नहीं, लर्न कर पा रही है, बिहेव कर पा रही है या फिर नहीं। तो इसी को चेक करने के लिए अब हर मशीन एआई होगी क्या? एवरी एआई विल बी अ मशीन, बट एवरी मशीन कांट बी ए एआई। हर मशीन एआई होगी क्या? जैसे ये कूलर, कूलर भी एक मशीन ही है समझ लो, मतलब, ठीक है। तो वो एआई होगी क्या? नहीं। लेकिन अगर वो एआई के तरीके से कुछ अगर हम उसमें और फीचर्स डाल दे तो वो मशीन तो कहलाएगी, लेकिन एआई मशीन कहलाएगी, ठीक है। तो हर मशीन एआई नहीं होगी। इसी को चेक करने के लिए एक ट्यूरिंग टेस्ट हुआ। ट्यूरिंग टेस्ट में क्या रखे हमने, एक जज है, इसको नॉर्मल भाषा में समझो, जज है। बस उसका कंपोनेंट पूछ लेते हैं कि कौन कौन नहीं होगा, इसीलिए मैंने वहां पे लिख के दिया है, इंटेरोगेटर बोलते हैं उसको। ह्यूमन इंटेरोगेटर होगा, जो जज होगा वो चेक करेगा एक मानव के बीच में और दूसरी मशीन होगी उसके बीच में। वो एक क्वेश्चन देगा, कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। उसने दे दिया 4+3, ठीक है। जैसा मानव सोचता है, कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, वो पूछ लेगा कि तुम्हारा नाम क्या है, कोई भी क्वेश्चन होगा, लेकिन वो लिखित भाषा में देगा, टेक्स्ट के फॉर्म में होगा। वो ये पूछेगा, फिर बाद में वो देखेगा, वो ये देखेगा कि कौन ज्यादा अच्छे से, मतलब मानव के जैसे रिस्पॉन्ड कर पा रहा है। बाद में उसको पता चल जाएगा मशीन कौन सी थी और ह्यूमन कौन सा था, लेकिन हमें तो यही चेक करना है ना कि एआई कौन है और मानव कौन है, ठीक है। मतलब एआई जो है वो, मतलब जो मशीन है वो ह्यूमन की तरह बिहेव कर पा रही है या नहीं, और अगर कर पा रही है तो वो ट्यूरिंग टेस्ट पास कर जाती है और फिर वो एआई कहलाएगी। अभी समझ में आया कि ऑनलाइन में और भी कुछ डाउट हो तो पूछ लो। वैसे ये सब आपसे पूछेंगे नहीं कि प्रोसेस में क्या होता है, बस मैं समझा रही हूँ। हाँ, बोलिए बोलिए। नहीं नहीं, डेफिनेशन नहीं, लिंक कट हो गई थी। मैंने डेफिनेशन कुछ नहीं बोला है, बस मैंने इतना ही लिखवाया है। ट्यूरिंग टेस्ट बस इतना समझ लो, एक जज है, ठीक है, उसके पास मशीन है, उसके पास ह्यूमन है। उसको नहीं पता मशीन कौन सी है, मानव कौन सा है, बस वो चेक करेगा कि अगर मशीन ह्यूमन की जैसे बिहेव कर पा रही है और उसका आंसर वैसे दे पा रही है तो वो एआई मशीन होगी, बस, ठीक है। हाँ, फिर मैं ये बता रही हूँ कि जरूरी नहीं है कि जो मशीन है वो सही आंसर दे। उसने पूछ लिया 4+3, उसने बता दिया 9, ठीक है। लेकिन अब ये क्वेश्चन तो मैथमेटिकल हो गया, बट कोई और भी क्वेश्चन हो सकता है। उसने बता दिया 9, ये क्वेश्चन गलत भी हो सकता, मतलब ये आंसर गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, लेकिन उसके जो सोचने का तरीका है वो मानव के तरीके से, मतलब मानव के जैसे था, ह्यूमन के जैसे था, इसलिए वो एआई मशीन होगी, ठीक है। तो इसमें इतना बना लो एक बार, फिर मैं और एक चीज समझाती हूँ। मैं ये बता रही हूँ कि ऐसा जरूरी नहीं है कि जो एआई मशीन है वो इंटेलिजेंट भी हो, मतलब उसके पास वो इंटेलिजेंट भी हो, मतलब समझदार भी हो। इसके लिए एक और एक्सपेरिमेंट किया गया था, वो मैं लिखवाऊंगी नहीं, बस याद रखना। एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, उसको बोलते हैं चाइनीज रूम एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या था कि कुछ लोग बाहर थे, मतलब जो जज है वो बाहर है और एक जो मशीन है वो अंदर है, ठीक है। मशीन जो है उसको चाइनीज नहीं आती, लेकिन बाहर से क्वेश्चन पूछे गए उससे चाइनीज में, ठीक है। जैसे मैं मशीन हूँ, मतलब मैं जज हूँ और आप लोग मशीन हो, ठीक है। और चाइनीज रूम एक्सपेरिमेंट इसीलिए बोला गया क्योंकि चाइनीज भाषा के ऊपर हुआ था, इसीलिए उसका नाम अमेरिकन, मतलब जो फिलोसोफर थे अमेरिकन थे, लेकिन उन्होंने चाइनीज भाषा से किया था। हुआ ये था कि मैं जज हूँ समझ लो और आप लोग मशीन है, ठीक है। आपको चाइनीज नहीं आती है, लेकिन मैं जो क्वेश्चन पूछ रही हूँ वो चाइनीज में पूछ रही हूँ। कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, व्हाट इज योर नेम। अब क्या हुआ, आपके पास क्वेश्चन गया, आपको चाइनीज नहीं आ रही है, लेकिन आपके पास एक रूल बुक है। आपने क्या किया, वो रूल बुक से मैच करके मुझे आंसर बता दिया। मुझे नहीं पता कि आपके पास रूल बुक है, लेकिन मेरे पास तो आंसर आ गया, ठीक है सामने। मतलब मुझे ये लग रहा है कि आपको चाइनीज आ रही है और आपने सही बता दिया, लेकिन आपको तो पता नहीं था, मतलब आप लोग इंटेलिजेंट नहीं है। तो यही मैं बता रही हूँ, इसके लिए एक्सपेरिमेंट हुआ था देखने के लिए कि क्या वो एआई डिवाइस इंटेलिजेंट भी होगी, तो हर एआई डिवाइस इंटेलिजेंट नहीं होगी, ठीक है।
तो ट्यूरिंग टेस्ट बस इसको ये बना लो, और अगर इसके अगेंस्ट में लिखना है तो एक और एक्सपेरिमेंट हुआ था, चाइनीज रूम एक्सपेरिमेंट, ये लिख लेना, बस एक पॉइंट लिख लेना, चाइनीज रूम एक्सपेरिमेंट। समझ में आया कि नहीं, पूछ लो। नहीं आया? सर के ऊपर से तो नहीं गया? आया ना? कुछ भी नहीं है, बस चेक कर रहे हैं कि वो मशीन एआई मशीन है कि नहीं, वो मशीन ह्यूमन की तरह बिहेव कर पा रही है कि नहीं, इसीलिए उसको क्वेश्चन ऐसा दिया गया कि वो ह्यूमन की तरह आंसर दे पा रही है कि नहीं, बस इतना ही। ठीक है, और मैंने ये बताया इंटेलिजेंट डिवाइस क्यों नहीं होगी, क्योंकि वो जो चाइनीज वाला एग्जाम्पल था कि चाइनीज में मैंने पूछा, आप चाइनीज में मुझे आंसर दे रहे हैं लेकिन आपको नहीं पता था, आपके पास एक 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 कोड था, बस आपने मैच किया, अच्छा चाइनीज में ये आंसर होगा, आपने मुझे दे दिया, लेकिन आप इंटेलिजेंट थोड़ी कहलाए क्योंकि आपको तो पता नहीं था, इसीलिए चाइनीज रूम एक्सपेरिमेंट हुआ था। ठीक है, इसमें बस ये बना लेना, बाकी इमिटेशन गेम याद रखना, चाइनीज रूम आर्ग्यूमेंट या फिर एक्सपेरिमेंट की जरूरत नहीं है, मत लिखो उसमें। थोड़ा ज्यादा बता दो तो सर के ऊपर से चला जाता है, क्यों? वो वाली रोबोट मूवी क्या? चिट्टी वाली? अच्छा, मैंने भी देखी है लेकिन अब तब पता ही नहीं था ट्यूरिंग टेस्ट क्या है। अच्छा, उस टाइम पे टेस्ट हुआ था, हाँ। क्या? देखो वो सेकंड, दिमाग नहीं लगाता ना वो, उसमें यही हुआ था कि सेकंड टाइम उसमें एक चिप डाल देते हैं जो वो गलत काम करने लग जाता है, और वो चिप जैसी निकलती है फिर वो मतलब सही हो जाता है, वो सोच नहीं सकता। तो यही है कि हर रोबो मतलब हर एआई इंटेलिजेंट नहीं होगा। ठीक है, एंड रोबोट इज अ पार्ट ऑफ एआई। ठीक, थोड़ा अगर टेक्नोलॉजी से कनेक्ट कर पाओगे तो फिर चीजें बनेगी, और बहुत इजी है, इसमें क्या है, एआई सब कुछ एआई है, अभी जो दुनिया चल रही है सब एआई वाली दुनिया ही तो है। ठीक है, क्या? बट इनके तीनों कंपोनेंट याद रखना है ना, तीन कंपोनेंट करके लो। पहला तो हिंदी में भी ऐसे ही लिखना, ठीक है, बुक्स में भी यही लिखा हुआ है, इंटेरोगेटर, ब्रैकेट में लिखना है तो जज लिख दो, एक है ह्यूमन रिस्पॉन्डर और दूसरी है मशीन, तीसरी मशीन है। ये पूछ लेगा इनमें से कौन सा कंपोनेंट नहीं है, तो टेस्ट इन दोनों के बीच में हो रहा है, और अगर ये टेस्ट तो फिर ये क्या होगी, एआई डिवाइस होगी। लेकिन हर एआई डिवाइस इंटेलिजेंट हो ये जरूरी नहीं है, उसके लिए हमने वो चाइनीज रूम वाला एक्सपेरिमेंट किए थे। ठीक है, मैं इसलिए बताया मैंने इसमें, क्योंकि पहले भी जब पेपर में आया था इमिटेशन गेम के बारे में, हम ये सोचते हैं इतना डीप में नहीं आएगा। ठीक है, उसमें ये पूछ लिया कि ट्यूरिंग टेस्ट का एक और नाम क्या है, जब तक आपको ट्यूरिंग टेस्ट क्या है ये नहीं पता, सिलेबस में तो है, सिलेबस में एआई है मतलब सारे टॉपिक्स है, पेपर में क्वेश्चन तो आ गया था, इसीलिए आपको टर्म पूछ लेगा वो कि इसके अगेंस्ट में कौन सा आर्ग्यूमेंट हुआ था या फिर कौन सा एक्सपेरिमेंट हुआ था, तो चाइनीज रूम वाला, बस याद रखना, दिमाग में रखो। ठीक है, अब हम लिखेंगे टाइप्स ऑफ एआई, लिखो टाइप्स ऑफ एआई, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रकार। क्या? ये एआई डिवाइस लिख दिया है मैंने, मतलब वो टेस्ट को पास कर पाती है तो फिर वो एआई डिवाइस होगी। टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सबसे पहले बेस्ड ऑन एबिलिटी, योग्यता के आधार पर, बेस्ड ऑन एबिलिटी। ठीक है, इसमें सबसे पहले लिखना वीक एआई, वीक कमजोर, कमजोर एआई, या फिर वीक लिख दो। तीन होते हैं, एक तो होता है वीक, दूसरा होता है जनरल, और तीसरा होता है सुपर। वीक एआई, जनरल एआई और सुपर एआई। ठीक है, और वीक एआई का दूसरा नाम कभी पूछ लिया तो इसको बोलते हैं नैरो एआई, वीक एआई या फिर नैरो एआई। देखो वीक एआई है मतलब, समझाओ क्या होगा वीक एआई, मतलब ये सिर्फ एक पर्टिकुलर टास्क करेगा, जैसे एलेक्सा, एलेक्सा का क्या काम होता है, अगर यूज नहीं किया होगा तो सुना तो होगा, देखा तो होगा वीडियो वगैरह में कभी तो। एलेक्सा जो हम बोलेंगे
वो काम करेगा, मतलब उसमें वही फंक्शन या फिर सॉफ्टवेयर फीड किया गया है ना, तो वो वीक एआई का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आगे लिख देना, एक एक केवल एक ही टास्क को करने में सक्षम, कैन ओनली परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, कैन ओनली परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। ये स्पेसिफिक, ठीक है, लिख देना एग्जाम्पल एलेक्सा। एलेक्सा किसका है? अमेजोन का। सीरी किसका है? एप्पल का। इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, अलग से मैं वॉइस असिस्टेंट के बारे में और इसी में बता दूं क्या? ठीक है, इसी में पढ़ लेते हैं हम। ठीक है, और वॉइस असिस्टेंट लिखना, एक है बिक्सबी, बिक्सबी और कॉर्टाना, कॉर्टाना आया था पेपर में। ठीक है, जितने भी प्रीवियस ईयर में बता देती हूँ कि आए हुए हैं उसमें स्टार मार्क कर लिया करो, फिर से आ सकते हैं। एक लिखना बिक्सबी। एलेक्सा ये वॉइस असिस्टेंट है, ठीक है, आपने कहाँ गया? चला गया, छोड़ो, ठीक है। वॉइस असिस्टेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? वैसे तो इनको वॉइस असिस्टेंट डिवाइस ही कहा जाता है, कुछ और भी बोलते हैं क्या? नहीं नहीं बोलते, लेकिन डिवाइस इनको यही बोला जाता है हिंदी में भी। ठीक है, एलेक्सा किसका है? अमेजोन का है। पूछ लेगा कि एलेक्सा किसका है। एलेक्सा ऐसा डिवाइस होता है, किसी देख लो फोन में। ठीक है, यूज तो किया ही होगा, यूज नहीं किया होगा तो सुना होगा। यूज तो मैंने भी नहीं किया है, लेकिन सुना ही होगा, वीडियोस वगैरह में देखे होंगे। फिर होता है सिरी, ऐसे बोलते हैं हे सिरी। ठीक, तो ये है एप्पल का, ये है एप्पल का। बिक्सबी, BIXBY, ये है सैमसंग का। बिक्सबी है सैमसंग का। फिर है कॉर्टाना, कॉर्टाना जो है वो पीएससी में आ चुका है। कॉर्टाना किसका है? माइक्रोसॉफ्ट का। ठीक, PYQ लगाएं, देखा है इसको, है ना? बिक्सबी भी है क्या? बिक्सबी नहीं आया, कॉर्टाना आया है, तो बिक्सबी सैमसंग का है। इतना ही है वॉइस असिस्टेंट में, तो यही है जो एआई के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, और ये सब किस प्रकार के एआई हो जाएंगे? वीक, मतलब कमजोर एआई। सिर्फ एक काम के लिए बनाया गया कि वो वॉइस असिस्टेंट करे, मतलब है, तो वो वही काम करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लिखना। नेक्स्ट है कौन सी एआई थी? जनरल एआई। नेक्स्ट है जनरल एआई। अब जनरल एआई क्या करेगा? ये थोड़ा सा मानव के जैसे सोचना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो इसमें लिखना, पीछे हो रहा है ना क्लास में। इसमें लिखो एक्ट्स लाइक ह्यूमन, मानव बुद्धि के समान, मानव बुद्धि के समान टास्क करने में सक्षम, कैन परफॉर्म टास्क लाइक ह्यूमन बिहेवियर, या फिर ह्यूमन कैन परफॉर्म टास्क लाइक ह्यूमन। अभी की जो दुनिया है वो जनरल एआई तक ही गई है, सुपर एआई अभी नहीं आया है ना? ठीक है, इसमें हिंदी में मैंने बोला था यह मानव बुद्धि के समान टास्क करने में सक्षम। सेल्फ ड्राइविंग कार इसका एग्जाम्पल है। ये जनरल एआई का एग्जाम्पल है, टेस्ला। हाँ, सेल्फ ड्राइविंग कार एग्जाम्पल में लिख देना, लिखना है तो टेस्ला लिख दो। ठीक है, सेल्फ ड्राइविंग कार ये जनरल एआई का एग्जाम्पल है। और जो हमने डीप ब्लू पढ़ा था ना, डीप ब्लू ने क्या किया था? गैरी कैस्पेरो को हराया था, तो वो सुपर एआई का है। लेकिन अभी सुपर एआई इतना ट्रेंड में नहीं है, मतलब अभी इतने आगे और नहीं हो पाए, हम जनरल एआई तक ही सीमित है। नेक्स्ट लिख देना सुपर एआई, सुपर एआई के बारे में लिख देते हैं। ये मानव बुद्धि से भी अधिक टास्क करने में सक्षम है। सुपर एआई जो है, सुपर एआई मोर एडवांस देन ह्यूमन,
मोर एडवांस, एडवांस तो नहीं बोलेंगे, उससे ज़्यादा परफॉर्म टास्क कर सकता है, मोर एडवांस देन ह्यूमन, ऐसे ही लिख दो। एग्जाम्पल लिखना है तो लिख देना डीप ब्लू, ठीक है, उस टाइम पे उसने ऐसे काम कर लिया था। डीप ब्लू एक साथ बहुत सारे टास्क कर सकता है सुपर एआई, लेकिन अभी तक की दुनिया जनरल एआई तक ही है, वो पता नहीं कब उस टाइम में रही होगी। मैं तो सोच रही थी आज जो टेस्ट में आने वाला है वो सब भी हो जाए, लेकिन देखते हैं, इतने से भी आ सकता है, इतने में से भी जो पढ़ा है हमने। जॉन मैकार्थी पूछ लेगा, फिर मैं कल आके बोलूंगी मैंने तो पढ़ाया था, ये तो पता भी था आपको। क्या? कोई मतलब नहीं है। ठीक ठीक ठीक, आपके ऊपर बात तो बिल्कुल ही नहीं आ रही है आज। कि इसमें मैं आगे पढ़ाऊंगी सुपरवाइज अनसुपरवाइज जो मशीन लर्निंग के टाइप्स होते हैं, री इन्फोर्समेंट लर्निंग, लेकिन सेल्फ ड्राइविंग कार याद रखना री इन्फोर्समेंट लर्निंग का पार्ट होता है। RI लर्निंग, तीन टाइप की लर्निंग होती है, वो जब मैं अभी आगे मशीन लर्निंग पढ़ाऊंगी तो मैं बताऊंगी, लेकिन ये जो सेल्फ ड्राइविंग कार टेस्ला वगैरह है, इसमें जो लर्निंग आएगी वो री लर्निंग, ये आया हुआ है इसीलिए लिखवा रही हूँ, ठीक है। स्टार मार्क कर देना, PYQ है ये। वीक इंटेलिजेंस में और क्या एग्जाम्पल हो सकते थे वैसे? ये तो चलो भाई वॉइस असिस्टेंट है, ठीक है, ये सब वॉइस असिस्टेंट थे, और क्या कर सकते हैं, और इसमें कैसे डिवाइस आ जाएंगे? कुछ डिवाइस होते हैं जो हमारे फेस रिकॉग्नाइज करते हैं, उसका भी काम क्या है, सिर्फ वो फेस रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, फेस रिकॉग्निशन का काम है, तो वो भी उसका एग्जाम्पल हो जाएगा। लिखना है उसमें लिख दो। वैसे अगर आप लोग समझ के हिसाब से एलिमिनेट कर पाओगे ऑप्शन देखकर तो ठीक है, मत लिखो, लेकिन वीक एआई में फेस रिकॉग्निशन वाला भी जो फीचर होता है वो भी आ जाएगा, फेस रिकॉग्निशन। हिंदी वालों को समझ में आ रहा है कि नहीं, फेस रिकॉग्नाइज करना मतलब जैसे फोन में हम पासवर्ड लगाते हैं फेस वाला है ना, तो फेस रिकॉग्नाइज करता है, बिना मेकअप के जाओ तो नहीं करता है। चलो, उसमें भी बहुत ज्यादा मीम बन रहे थे ना कि बिना मेकअप के गए तो फिर ही नहीं कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है, ये तो हमने किसके आधार पर देख लिए, एबिलिटी के आधार पर। नेक्स्ट लिखना कार्य के आधार पर, बेस्ड ऑन फंक्शन, फंक्शन बेस्ड ऑन फंक्शन। टाइप्स ऑफ एआई पढ़ रहे हैं हम लोग। देखो अगर मेंस में भी आ गया टाइप्स ऑफ एआई तो सबको क्लासिफाई कर करके बता देना, एक एक एग्जांपल लिख देना जो भी मैं बता रही हूँ, और प्री में तो फिर फैक्ट आ जाएंगे उनमें से। ठीक है, तो पहला लिखना रिएक्टिव मशीन्स, मशीन्स, इसको मैं हिंदी में एक बार देख के बता देती हूँ, ठीक है, वरना बहुत ज़्यादा इंग्लिश हो जाएगा आप लोग के लिए भी। ये तो हिंदी में भी वही दे रहा है, रिएक्टिव मशीन ही। प्रतिक्रिया, इंग्लिश भी ठीक है, जो हिंदी में लिखने चाहते हैं वो हिंदी में लिख लीजिए। चलो ठीक है, प्रतिक्रियात्मक बोल रहे हैं ऑनलाइन में कोई, ज्यादा प्रतिक्रिया आ रही है आप लोग की, क्यों उसमें नहीं आना। ठीक है, रिएक्टिव मशीन्स लिख दो। ये क्या करेगी, नाम में क्या है, रिएक्टिव है मतलब रिएक्ट करेगी, लेकिन ये क्या करेगी, पुराने डेटा को बिल्कुल भी, मतलब पुराने डेटा को याद करती है, उस पे ही रिएक्ट करती है। ठीक है, तो इसमें लिखना, हाँ पास डेटा को याद नहीं रखती, सिर्फ और सिर्फ जैसे डीप ब्लू, डीप ब्लू को क्या काम करना है, चेस खेलना है। ठीक है, उसके पास एक कुछ डेट, मतलब कुछ आया, सामने वाले ने कुछ चाल चली अपनी, उसको वो उसी टाइम रिएक्ट करेगा अपनी चाल चल के, मतलब उसको पुराना कुछ याद नहीं, बस उसी टाइम पे रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसमें लिख देना रिएक्टिव मशीन्स में पास डेटा को याद नहीं रखता है, डज नॉट रिमेंबर पास्ट डेटा।
डज नॉट रिमेंबर पास्ट डेटा। इसका एग्जाम्पल वो जो डीप ब्लू पढ़ा है ना अभी हमने चेस वाला, वो एग्जाम्पल हो जाएगा। डज नॉट रिमेंबर पास्ट, मतलब इसके पास जो काम आया है ये वही वीक एआई जैसा ही काम कर रहा है, कि इसके पास जो काम आया बस वही करेगा, उसी समय रिएक्ट करेगा और फिर सब कुछ भूल जाएगा। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल लिख दो डीप ब्लू। डीप ब्लू कब कब हुआ था ये चेस, मतलब ईयर क्या था? 1997। ठीक, और लिस्प लैंग्वेज कब आई थी? 1958 में। लिस्प प्रोसेसिंग किसके द्वारा? अच्छा, जॉन मैकार्थी ने एआई की परिभाषा किस कॉन्फ्रेंस में दी? डार्ट माउथ। ठीक है, चलो। अच्छा वो बताओ, ट्यूरिंग टेस्ट के तीनों कंपोनेंट कौन से हैं? ह्यूमन इंटेरोगेटर, ह्यूमन रिस्पॉन्डर और मशीन। ठीक, और मशीन अगर कंप्यूटर भी लिखा गया तो वो भी सही होगा। चलो नेक्स्ट लिखना, ये तो रिएक्टिव मशीन हो गई। नेक्स्ट है लिमिटेड मेमोरी। नेक्स्ट टाइप है लिमिटेड मेमोरी। लिमिटेड मेमोरी ये पुराने डेटा को याद नहीं रख रहा था, लिमिटेड मेमोरी पुराने डेटा को याद रखेगा। जैसे चैट जीपीटी। चैट जीपीटी क्या करता है, अगर आपने एक बार डाल दिया कि हमको इस टॉपिक से एमपीपीएससी से रिलेटेड, ऐसा यूज कर सकते हो आप लोग, कभी भी कोई भी टॉपिक हो ना तो वो पूरे क्वेश्चंस निकाल के एज इट इज दे देता है, कि अगर पीवाईक्यू आए हैं कुछ भी आए हैं तो वहीं से पूरा निकाल के दे देगा। आप लोग बस एक बार भी अगर डाल दिया कि इस टॉपिक से रिलेटेड आप एमसीक्यू दे दो एमपीपीएससी या फिर एसएससी कोई भी एग्जाम से, अब अगली बार अगर आपने कोई भी टॉपिक सर्च किया तो वो नीचे क्वेश्चन दे देता है, क्या आपको इससे रिलेटेड एमपीपीएससी से रिलेटेड क्वेश्चन चाहिए। मतलब उसने क्या किया, पुराने डेटा को याद रख लिया। तो ये लिमिटेड मेमोरी एआई डिवाइस हो जाएगा, है ना। तो इसमें लिख देना रिमेंबर्स द पास्ट डेटा, मतलब पुराने डेटा को याद रखता है। ठीक है, रिमेंबर्स द पास्ट डेटा, चैट जीपीटी। और जो सेल्फ ड्राइविंग कार है वो भी इसमें आ जाएगा इसके एग्जाम्पल में, टेस्ला की। ठीक है, किसी की भी हो सकती है, लेकिन सेल्फ ड्राइविंग कार जो है ये भी इसका एग्जाम्पल है लिमिटेड मेमोरी का। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ माइंड। ये दो टाइप हो गए। थर्ड है थ्योरी ऑफ माइंड, के बारे में सुना है क्या? कहाँ की है? हांगकांग। किसने बनाया है? हैंसन रोबोटिक्स ने। बिल्कुल, किसने बताया? बहुत अच्छा। थ्योरी ऑफ माइंड जो है वो सोफिया उसी का एग्जाम्पल है। ये क्या करती है, ये समझती है कि इंसान कैसे रिएक्ट करेगा, ह्यूमन के बिहेवियर को समझने की कोशिश करती है। ये वाली एआई, थ्योरी ऑफ माइंड एआई, सब में एआई लिख देना आगे, है ना। रिएक्टिव मशीन एआई, फिर ये थी लिमिटेड मेमोरी, अब है थ्योरी ऑफ माइंड। इसमें लिख दो इंसान की भावनाओं और सोच को समझ सकती है। इंसान की भावनाओं और सोच को समझ सकती है। कैन अंडरस्टैंड ह्यूमन फीलिंग्स एंड कैन अंडरस्टैंड ह्यूमन फीलिंग्स एंड इमोशंस। ह्यूमन फीलिंग्स एंड इमोशंस। एग्जाम्पल लिख देना सोफिया रोबोट। हाँ, ये इंसान, क्या बोला था, इंसानों की भावनाओं और सोच को समझ सकती है, मतलब समझती है। थ्योरी ऑफ माइंड एआई लिखा ही है। थ्योरी ऑफ माइंड मतलब ये हमारे माइंड को पढ़ पा रही है। ठीक है, एग्जाम्पल लिख देना सोफिया रोबोट कब बनी है? 2016 में। किसके द्वारा? सऊदी अरब की, इसको नागरिकता भी मिल गई है। ठीक है, बनाया था किसने? हंसन रोबोटिक्स, हांगकांग ने। इसको मैं जब रोबोटिक्स पढ़ाऊंगी अलग से लिखवाऊंगी, बस याद रखना। सोफिया रोबोट जो है ये ह्यूमनॉइड रोबोट है, मतलब मानव की तरह जो बिहेव करती है वो सोफिया रोबोट है। दिखती भी है, वो इजिप्ट की एक रानी है नेफरतीती। ठीक है, उसके जैसे दिखती है वो, नेफरतीती या फिर नेफरसीसी, उसके
उसके जैसे बनाया गया है, वो इजिप्ट की रानी के जैसे इसको डिज़ाइन ऐसा किए होंगे। ठीक है, सोफिया रोबोट। नेक्स्ट एआई है सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस, ये वाली एआई अभी सेल्फ अवेयरनेस मतलब ये खुद में भी अवेयर होगी। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा एडवांस एआई है, इसीलिए अभी तक दुनिया में नहीं आई। लिख दो एडवांस्ड, एडवांस टाइप ऑफ एआई, एडवांस्ड वर्जन ऑफ एआई। ठीक है, एआई का बहुत ज़्यादा एडवांस वर्जन है जो सेल्फ अवेयर है, मतलब खुद में ही अवेयर है। अब ये हमको तो समझ पा रही है, लेकिन खुद को ही बहुत ज़्यादा अवेयर करने में उसको भी टाइम लगेगा। ठीक है, वरना एक टाइम लगेगा अभी। ठीक है, अब यहाँ पे टाइप्स भी कंप्लीट होते हैं। नहीं नहीं, थोड़ी देर और। क्या पनवेल निकलना है? मशीन लर्निंग आज पढ़े कल पढ़े? तो कुछ और भी तो पढ़ाना है अभी मुझे, अभी तो 1:30 ही बजा है, आधा घंटा है ना, 10 मिनट पढ़ लेते हैं। फुल फॉर्म्स, फुल फॉर्म्स नहीं आ रहे हैं आज। ठीक है, वो मशीन लर्निंग जो है ना थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसीलिए मैं अभी स्टार्ट नहीं कर रही हूँ, और उसमें थोड़ी समझने दिमाग लगने वाली चीज़ है। एक ही बार मैंने वो ट्यूरिंग टेस्ट में थोड़ा दिमाग लगवाया तो फिर सब जगह हिल गए थे आप लोग। हाँ, इसीलिए मशीन लर्निंग थोड़ा सा टेक्निकल टॉपिक है, मतलब टफ है थोड़ा। फुल फॉर्म्स लिखने हैं क्या? चलो कुछ फुल फॉर्म्स लिख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स करके हेडिंग डाल देना। ओटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? वन टाइम पासवर्ड। मत लिखो इसको फिर। सबको ही पता है, वो लिखा ही आता है ओटीपी। चलो, एमबीपीएस जो लिखा होता है उसका फुल फॉर्म? एमबीपीएस, मेगाबाइट पर सेकेंड, इसको लिख लो एमबीपीएस। ऐसे लिखा नहीं आता ऊपर स्पीड, केबीपीएस, एमबीपीएस इतनी स्पीड में। ठीक है, एमबीपीएस कितने मेगाबाइट एक सेकेंड में, कितने मेगाबाइट, तो मेगाबाइट, मेगाबाइट पर सेकेंड। प्रिंटर की जो एफिशिएंसी है वो किस में नापते हैं? बताया था कि मैंने डॉट मैट्रिक्स और ये सब पढ़े थे तब, डॉट पर इंच। ठीक है, लिखो मत अभी। फिर नेक्स्ट का फुल फॉर्म है एनईएफटी। क्या है एनईएफटी का? एनईएफटी का क्या है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ठीक है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक, ये भी प्रीवियस ईयर में आ चुका है, फंड ट्रांसफर। फिर है आरटीजीएस। आरटीजीएस क्या है? आरटीजीएस का रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ठीक है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। अभी हम एआई पढ़ रहे हैं, एआई कल तक मैं कंप्लीट करा दूंगी। फिर और ई गवर्नेंस, फिर आपका आईसीटी भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 10th करी ली थी ट्राइब्स, ये 9th यूनिट भी हो गई। फिर देखते हैं। ठीक है, और एमपी हिस्ट्री तो चल ही रही है ना? एमपी वाली, इंडियन वाली के क्वेश्चंस आते नहीं है ज़्यादा, उसमें सिर्फ मिनरल मिनरल ही आते हैं थोड़े बहुत, और ज्योग्राफी से सेंसस आते हैं। ठीक है, लेकिन वो क्या है, वो मिसलेनियस का पोर्शन हो जाएगा, सेंसस वाला है, सर भी करवा देते हैं। और ज्योग्राफी में क्या है, नदियों से कभी पूछ लेगा। एक पिछले बार तो ये पूछा था कि 5 नदी थी
और सबसे बड़ी से छोटी, बड़ी से मतलब 5 क्रम था, तो वो एकदम बेसिक क्वेश्चन है, आपको उसके लिए पूरी नदियां पढ़ने की जरूरत नहीं है। टॉपिक दिया जरूर है पेपर में। कौन से यूनिट में वैसे? फोर्थ में ना? फर्स्ट नहीं नहीं, थर्ड में है। थर्ड में है। इंडियन ज्योग्राफी थर्ड में है और फोर्थ में एमपी ज्योग्राफी है। देखते हैं एमपी ज्योग्राफी भी, या तो सिक्स यूनिट जो एमपी इकोनॉमी है उससे क्वेश्चंस अच्छे आ रहे हैं, क्योंकि उससे करंट से बेस्ड आ रहे हैं, क्योंकि उसमें बजट और इकोनॉमिक सर्वे जो है उस पर ज्यादा फोकस है। बजट इकोनॉमिक सर्वे उसी में आ जाता है ना सिक्स यूनिट में। इंडियन इकोनॉमी से ऐसा कुछ नहीं, इंडियन इकोनॉमी से बस पूछ लेते हैं कि नाबार्ड कब बना, इसका मुख्यालय कहाँ है, ये सब। एमपी इकोनॉमी से अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं इसके बाद क्या स्टार्ट होता है। नेक्स्ट लिखना RDBMS। RDBMS क्या है इसका? आर का ही तो बताओ। क्योंकि BMS समझ में आ रहा है, चलो DBMS तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का होता है। आर का है रिलेशनल। रिलेशनल, लेकिन अगर ऑप्शन में होता तो आप कर लेते एलिमिनेट। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अच्छा, रियल नहीं नहीं, मैनेजमेंट सिस्टम। हाँ, तो कई बार वो क्या करते हैं ना, पीछे का तो सबको पता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, वो जो खेल खेलते हैं वो आर के साथ ही खेल लेंगे, रियल दे देंगे, रिलेशनल और भी कुछ दे सकते हैं आर से। पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ठीक है, नेक्स्ट लिख लेना पीडीएफ। सिम का क्या था? आइडेंटिटी मॉड्यूल। ठीक है, इसका लिखो डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। यूडीपी का क्या होगा? पी से प्रोटोकॉल है, चलो यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल लिखना है, लिख लो। पहले लिखाया है मैंने, ठीक है ठीक है। वीजीए का क्या है? वीजीओ भी बताया मैंने। हाँ, वीडियो ग्राफिक्स, अरे मैंने पोर्ट्स बताए थे ना, पोर्ट्स बताए, सीरियल पोर्ट, उसमें वीजीए भी पढ़ाया था। ठीक है, तो वीजीए का लिख दो वीडियो ग्राफिक्स एरे। फिशिंग क्या होती है? तो फिशिंग डेटा, कैसा डेटा? हमारे जो पर्सनल लॉगिन क्रेडेंशियल्स होते हैं, यूजर नेम पासवर्ड, उन सबको चुराने का काम क्या कहलाता है? फिशिंग। मतलब एक जाल फैला रहे हैं ना, फिशिंग में मैंने वही बताया था कि एक जाल फैलाकर धोखाधड़ी करेंगे आपके साथ, आपके डेटा को चुरा लेंगे। ठीक। एसएमटीपी का तो पता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इससे क्या करोगे आप? और मेल रिसीव करने के लिए पीओपी और आईमैप, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ठीक है, पिक्सेल का फुल फॉर्म क्या होता है? पिक्सेल, पिक्चर में पिक्सल्स होते हैं ना, PL। इसमें एक्स का कोई काम नहीं है, मतलब ये वाले एक्स का कोई काम नहीं है। पिक्चर एलिमेंट। ठीक है, पिक्सल का है पिक्चर एलिमेंट। चलो, नेक्स्ट है पीएनपी। पीएनपी पीएनपी इसका है प्लग एंड प्ले। प्लग, हाँ, यूएसबी जो है प्लग एंड प्ले कॉन्सेप्ट पर ही काम करता है। क्या कनेक्ट कर सकते हैं? एक 127। तो पीएनपी का है प्लग एंड प्ले। पीएचपी का क्या है? नहीं, पीएचपी था ना, हाँ, पीएचपी का क्या है? हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर। और पीएनपी का प्लग एंड प्ले
ये यूएसबी है, ठीक है, एक यूएसबी से हम कर सकते हैं। यूएसबी का ही दूसरा नाम था ना, मतलब उस वो प्लग एंड प्ले कॉन्सेप्ट पे काम करता है। तो 127 डिवाइस जो है हम उससे कनेक्ट कर सकते हैं। वायरस का फुल फॉर्म, वायरस का फुल फॉर्म वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सी। क्या हो गया? सब हैंग हो गए। वायरस, वायरस आ गया क्यों? कौन है वायरस के फाउंडर? फ्रैड कोहेन। ठीक है, इतना टेंशन मत लो, क्वेश्चन जो हमने पढ़ा है उसके बेसिस पर सॉल्व करना सब बन जाएगा। ठीक है, हाँ नए क्वेश्चंस भी होंगे, ऐसा नहीं बोल रही हूँ मैं। अगर प्रीवियस ईयर आप लोग ने पहले किए होंगे उसकी समझ के हिसाब से भी बनेंगे, और नहीं बने तो कोई दिक्कत नहीं है। डीवीडी का फुल फॉर्म क्या है? सब कौन सी वर्सेटाइल? डिजिटल? क्या हो गया दिमाग को? डिजिटल वर्सेटाइल या फिर डिजिटल वीडियो डिस्क? सीडीएमए का? अभी टाइम है, पढ़ लो। सीडीएमए का नहीं पढ़ा है आप लोग ने अभी तक? कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, ये नया फुल फॉर्म है। ठीक है, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। आईसी चिप किससे बनी है? सिलिकॉन से, और इसके फाउंडर जैक किल्बी। ठीक है, अच्छा उस दिन मैंने फैक्स का फुल फॉर्म बताया था। हाँ फार सही है, फार अवे जेरोक्स, मतलब दूर से जेरोक्स है ना, फार अवे जेरोक्स। फैक्स का फुल फॉर्म था, लिख लेना फैक्स। जिसने नहीं लिखा है वो लिख लो, फार अवे जेरोक्स। फैक्स कैसा डिवाइस है? इनपुट आउटपुट दोनों, और मॉडेम, और एक क्या है, टच स्क्रीन, इनपुट आउटपुट दोनों। ठीक। प्लॉटर कैसा डिवाइस है? प्लॉटर आउटपुट है ना, आउटपुट है, इनपुट है प्लॉटर, प्रिंटर है आउटपुट। प्लॉटर इनपुट डिवाइस है ना, प्रिंटर आउटपुट होगा, प्रिंटर से आउटपुट निकल के आ रहा है, पॉइंटिंग डिवाइस होता था। ठीक है, प्रिंटर और प्लॉटर में कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट लिखो, सीसी तो पता होगा, बीसीसी और सीसी क्या है? ब्लाइंड कार्बन का कॉपी, और सीसी मतलब कार्बन कॉपी। बीसीसी किस में यूज होगा? ईमेल्स में, है ना, ईमेल से रिलेटेड है, अगर आपको भेजना है कोई भी ना देख पाए तो बीसीसी। ठीक है, बीसीआर का फुल फॉर्म? कोई कार्बन कॉपी नहीं है। बीसीआर, अरे बारकोड रीडर। ऑप्शन से कर लोगे, बीसीआर का बारकोड रीडर। इसको और क्या बोलते हैं? प्राइस स्कैनर। और इसके कोड कितने से कितने तक? 10 से 13 के बीच में, है ना। और एमसीआर, एमआईसीआर का फुल फॉर्म? हाँ हाँ, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। किससे बनी होती है वो जो मैग्नेटिक इंक है? वो आयरन ऑक्साइड से। ठीक है, आस्की का फुल फॉर्म क्या है? और इसका, आस्की और इसकी दोनों का फुल फॉर्म बताओ। कैरेक्टर नहीं, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, और सेम नीचे इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये जो होगा ये अमेरिकन वाला है, और जो भारतीय भाषा वाला होगा वो इसकी है। ठीक है, अल्गोल का फुल फॉर्म? अल्गोल, ALGOL,
एल्गोरिथमिक लैंग्वेज, इसको लिख लो, एल्गो एल्गोरिथमिक लैंग्वेज, एल्गोल BIOS का क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? हमने जहाँ सॉफ्टवेयर्स पढ़े थे, रोम में लगा होता है, लेकिन फर्मवेयर का हो जाएगा ना। फर्मवेयर क्या होते हैं? फर्मवेयर होते हैं कि रोम में जो परमानेंट इंस्ट्रक्शंस हैं उनको फर्मवेयर बोला जाता है ना? क्या? हाँ, सॉफ्टवेयर तो है, ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है फर्मवेयर, जो रोम में परमानेंट इंस्ट्रक्शंस है उसी को हम फर्मवेयर कहते हैं, और BIOS फर्मवेयर का एग्जाम्पल है, ठीक है। कैड का फुल फॉर्म क्या है? CAD। वो तो जो बोल रहे हो CSS था, वो कास्केडिंग स्टाइल शीट। कैड का, ऑटो कैड वगैरह जो है ना, कैड कैड जो लिखा रहता है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। एडेड मतलब AIDED वाला, एडेड नहीं है, ठीक है। कंप्यूटर एडेड डिवाइस, कंप्यूटर एडेड डिवाइस, या फिर डिजाइन, सॉरी डिजाइन, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। CD तो पता होगा, कॉम्पैक्ट डिस्क होती है। फॉरट्रेन का क्या है? फॉर्मूला ट्रांसलेशन। इसके फाउंडर बताए थे क्या मैंने? जॉन बैकस। लिखा था क्या हमने? लिखा था ना, लैंग्वेज में जब बताया था तो फॉरट्रेन के जॉन बैकस थे, ठीक। गीगो का? नहीं, गेट इन गेट आउट नहीं है, गार्बेज इन गार्बेज आउट, वेरी गुड, ठीक है, गार्बेज इन गार्बेज आउट, गार्बेज आउट। क्या हुआ? गेट इन गेट आउट, गार्बेज इन गार्बेज आउट है। क्या क्या? अच्छा, कहाँ से लिंक कट हुई थी आपकी? हाँ, अल्गोल के बाद मैंने ये गीगो बताया है, बस 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 बस, बातें बंद। अल्गोल बताया मैंने, एल्गोरिथमिक लैंग्वेज, और ये है गीगो, गार्बेज इन था, अंदर कचरा बाहर, गार्बेज आउट। एक हाथ और पड़ा था ना ऐसे ही वाला, पीफो क्या था? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक। अच्छा, JPEG का? JPEG फोटोज में होता है ये, बताओ। ये पेपर में आ चुका है पहले। हाँ, जॉइंट फोटोग्राफिक्स, हाँ, ई से एक्सपर्ट्स ग्रुप, ठीक है, इसको लिख लो, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। फिर है निक, NIC, ये भी पहले मैंने बताया है। नेटवर्क, नेटवर्क के आगे नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ठीक है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। देखो, मैंने क्लास में इतने बार सारी चीजें रिवाइज कर दी है, ICT में भी, ठीक है। अब इतना आप लोग एग्जाम तक याद रख पाते हैं कि नहीं, पता नहीं, रखोगे कि नहीं? एटलीस्ट उसके कॉन्सेप्ट्स क्या है वो तो याद रखना। चीजें जो मतलब रटने वाली, इसके फादर कौन, इसके फाउंडर कौन, वो बाद में पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, वो भूल भी सकते हैं। बट कॉन्सेप्ट मत भूलना कि हार्डवेयर क्या, सॉफ्टवेयर क्या, ट्यूरिंग टेस्ट जो समझाए वो क्या, मतलब चीजें अगर कॉपी में लिखी हुई है फिर से आप लोग पढ़ो तो क्लिक होनी चाहिए, है ना। मैन का क्या होगा? मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है। MPEG क्या होगा? ये JPEG हो गया। MP क्वेश्चन, हाँ, एक्सपर्ट ग्रुप तो है ही जी। MP से बताओ, हाँ, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप, ठीक है, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप।
ठीक है बस, अच्छे से देना टेस्ट, कल करेंगे उसका डिस्कशन, ठीक है। मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप और वो है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, ये दोनों क्वेश्चन एमपीपीएससी में पहले पूछे गए हैं, है ना। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, और एक और होता है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, 1976 में बना था, ठीक है, इंटरनेट से रिलेटेड है। एनआईसी नेट क्या बोला, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर 1976 में बना, और ये एनआईसी क्या है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ठीक है। कार्ड कार्ड CARD।